हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी एक हफ्ते पहले केबीएस की विभागीय परीक्षा हुई है, टीजीटी पीजीटी की और प्रिंसिपल की। तो टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर आ रहा है वो बहुत ही संतुलित आ रहा है, मॉडरेट पेपर है बिल्कुल। और जो भी आ रहा है, जितनी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है सारी चीज़ें वहीं से उठाया उन्होंने, बिल्कुल भी इधर उधर की चीज़ें नहीं उठाया है। जो भी उठाया है चाहे साहित्य से संबंधित उठाया हो, यहाँ तक कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन भी हूबहू वहीं के लेखकों से लिए गए हैं। जो उनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं वो रचनाएं भी उन्हीं से संबंधित हैं। जो आपकी बुक में मेंशन है जितनी चीज़ें वहीं से लीजिए रही। तो इसलिए जो भी पढ़िए अपनी बुक से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, इधर उधर जो है पढ़ने की कोशिश ना करिए। और हम भी आज जो प्रश्न उठा रहे हैं, और इसके पहले भी आप हमारे जितने वीडियो आप देखेंगे, सब वीडियो का जो हमारा फोकस था इन्हीं चैप्टरों को लेकर था, इन्हीं की विषय वस्तु को लेकर, इन्हीं के विधाओं को लेकर, इन्हीं के लेखकों को लेकर, ठीक। और इस तरीके से सभी में हमने प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। और उसी क्रम में आज आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिस तरीके से पूछा जा रहा है और जिस तरीके से पूछा जा सकता है उन्हीं के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। आज पहला सवाल कह रहा है अक्षरों का निबंध, अक्षरों का महत्व, निबंध विधा के लेखक हैं। यहाँ पर विधाएं दी गई हैं। ये जो अक्षरों का महत्व है ये शीर्षक है, और कैसा शीर्षक है? निबंध विधा का शीर्षक है। तो पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले, हेलेन केलर, भगवत शरण उपाध्याय और अनु बंदोपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गुणाकर मूले। अक्षरों के महत्व में अक्षरों का विकास क्रम की बात की गई है कि किस तरीके से आदिमानव से लेकर वर्तमान तक जो अक्षरों का एक क्रम हुआ, कैसे जो है अक्षर बने, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे लिखना सीखे, कैसे पढ़ना सीखे, कैसे वो संकेतों में थी, फिर कैसे उसको शब्द में ढाला गया। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में गुणाकर मूले जी ने निबंध के रूप में पूरा विस्तृत चर्चा किए हुए हैं, ठीक। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, गुणाकर मूले। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की कविता, तुलसीदास की कविता का शीर्षक है। इनकी कविता दी हुई है आपकी बुक में, टेस्ट में लगी हुई है इनकी कविता। तो उसी कविता का शीर्षक पूछ रहा है कि क्या शीर्षक है। तो पहला कह रहा है कि वन के मार्ग में, दूसरा कह रहा है कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, तीसरा वह चिड़िया जो, और चौथा कह रहा है कि झांसी की रानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वन के मार्ग में। अर्थात जब राम, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण ये तीनों जब वन में जा रहे हैं तो उस मार्ग में का वर्णन किया गया है कि जो रास्ते में महिलाएं मिलती हैं, गांव में जब जंगल में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वनगमन के समय औरत का जो भावुकपन है इनके प्रति, जो देख रही हैं, इनसे सवाल जवाब कर रही हैं, तो वो कुल मिला के इनसे पूछना चाहती हैं कि ये जो सांवला सा आदमी है, तीर धनुष लिए हुए हैं, ये जो जा रहे हैं ये कौन है? तो वो डायरेक्ट नहीं बताते, लेकिन उनसे ये पूछना चाहती हैं सभी। इन सभी का जो है एक मनोरम वर्णन किया गया है वन के मार्ग नामक कविता के शीर्षक से तुलसीदास जी के द्वारा। तो जिसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस सांस में वास निबंध है। कैसी विधा है ये? निबंध विधा है, सांस सांस में वास। और पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है? लेखक। तो एलेक्सम जॉर्ज, हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर, खान पान की बदलती तस्वीर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? सांस सांस में वास निबंध है और इसके लेखक कौन है? एलेक्सम जॉर्ज। तो इसमें जो सांस सांस में वास है, जो बांस एक प्रकार की घास होती है, जो घासों में सबसे लंबी घास मानी जाती है, तो उसी बांस की उपयोगिता और उसकी विशेषताओं के बारे में पूरा चर्चा किया गया है कि किस तरीके से बांस एक जो है छोटी सी वस्तु से लेकर हमारे घरेलू जीवन में घरेलू उपयोग से लेकर और किस तरीके से हमारे जो है अंतिम जो है
मृत्यु तक किस तरीके से हमारे सांस में मतलब कि हमारे साथ रचा बसा रहता है, किस तरीके से हमारे साथ हमारे दैनिक दिनचर्या में वो भी सम्मिलित है, इन्हीं सब को लेकर पूरा ये इसी पर केंद्रित है। तो वही कहा जा रहा है कि सांस सांस में बांस निबंध के लेखक कौन है, तो एलेक्स जॉर्ज। तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिव प्रसाद सिंह की कहानी विधा, कौन सी विधा, कहानी विधा का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो केबीएस के विभागीय परीक्षा में एलडीसीई करके जो परीक्षा हुई है, एलडीसीई या अर्थात विभागीय परीक्षा जो हुआ है केबीएस का, एक हफ्ते पहले अभी उसकी आंसर की आ गई है, पेपर आउट हो गया, उसको हम भी जल्द ही लोड करा देंगे। तो वहाँ पर इन्हीं तरीकों के सवाल पूछे गए हैं, अर्थात आपके सिलेबस में जो पाठ दिए गए हैं उसी पाठ से प्रश्न उठा रहे हैं और उन्हीं पाठों से संबंधित उसी बुक से जितने लेखक आए हुए हैं, कवि आए हुए हैं, रचनाकार आए हुए हैं, उन्हीं से संबंधित सवाल, उन्हीं से संबंधित विकल्प भी दिए जा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि विकल्प कहीं बाहर से लिया जाए, उन्हीं में से लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी रणनीति होनी चाहिए यही होनी चाहिए कि आप अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसी पर फोकस रहिए और इन 5 दिनों में 6 दिनों में जो समय आपके पास शेष है इसमें पूरी तरीके से जो उनकी इंडेक्स है, विषय सूची है कि मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन सी विधाएं लगी हुई हैं, उसके लेखक कौन है, कवि कौन है, रचनाकार कौन है, इन सबको तो जरूर देख लीजिए। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में सवाल पूछे जा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि इसकी विषय वस्तु क्या है और इसके पात्र कौन है। पात्र और विषय वस्तु, इस पे ध्यान दीजिए। पात्र, विषय वस्तु और उसके बाद जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है शीर्षक। और शीर्षक के अलावा जो रचनाएं भी अदर पूछी जा रही, जैसे मान लीजिए कि कोई लेखक है, मान लीजिए जैसे यही शिव प्रसाद सिंह ही है, इनकी कथा है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है, तो वो कहानी, उपन्यास, विधा जो भी है वो जो मेंशन है आपकी एनसीईआरटी बुक में वहीं से वही चीज़ें उठा के पूछी जा रही। ऐसा नहीं कि इनकी और बहुत सारी विधाएं हैं जो उसमें नहीं दिया हुआ है, अलग जगहों पर है, तो उसको पूछा जा रहा है, वो भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट रहना है। आप लेखक की रचना या कवि की रचनाएं, उसके साथ विषय वस्तु के साथ साथ कुछ कोटेशन जो महत्वपूर्ण है किसी के द्वारा जो बोले गए हैं उसको, कमेंट को, और उसके साथ साथ शीर्षक और वो शीर्षक की विधा क्या है। ये 4-5 चीज़ों पे बहुत गंभीर जानकारी आपको रखनी है, बहुत डीपली आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से पूछ रहे हैं और थोड़ी सी बारीकियों में आप गलत कर देंगे। गलत इसलिए कर देंगे क्योंकि वही सारे ऑप्शन में भी रहेंगे, तो आप इनका उनके में कर देंगे, उनका उनके में कर देंगे, यही कन्फ्यूजन में गलत करेंगे। तो इसलिए अभ्यास करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। और व्याकरण वाले पोर्शन में पूरा का पूरा सभी टॉपिकों से सवाल बन रहे हैं, चाहे विशेषण का हो, चाहे संज्ञा का हो, चाहे सर्वनाम का हो, चाहे क्रिया का हो, चाहे तत्सम का हो, चाहे तद्भव का हो, चाहे पर्यायवाची का हो, चाहे एकांकी शब्द का हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे लोकोक्त, तो अर्थात जितने नाम आप ले सकते हो, रस, छंद, अलंकार से लेके सब कुछ पूछा जा रहा है, हर जगह से सवाल है। ठीक, तो इसलिए आप पूरे होल सिलेबस के देखिए और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ तक कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये सारी चीज़ें जो पूछे जा रही हैं, अलंकार, रस, छंद और तत्सम, तद्भव, ये भी आपकी बुक में जो दिए गए शब्द हैं वहीं से उठा के पूछे जा रहे हैं, वो भी बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक बता दें आपको, भानुमति का पिटारा, तो ये वहीं से पूछा जा रहा है। ठीक, तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह की कहानी विधा का चयन कीजिए। दादी माँ, चिड़िया की बच्ची, नादान दोस्त, पार के नज़र। तो दादी माँ राइट आंसर होगा। दादी माँ में शिव प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि वो ज़माना है जब हमारी दादी रहती थी, घर पे सारा देखभाल करती थी और किस तरीके से वो सारे घर का जितने भी प्रोग्राम होते थे, जो कुछ भी होता था, कोई उनकी मतलब न व्यस्तता होने के बावजूद भी इस तरीके से व्यस्त रहती थी कि जैसे सारा कुछ उन्हीं ने ओझ रखा है और अपने अनुभव से सारे कामों को कौन कहाँ क्या करना है, कौन कहाँ क्या नहीं करना है, किसको जो है उन्होंने पैसे दे रखे हैं तो उससे किस तरीके से लेना। फिर वहाँ पर एक मार्मिक वर्णन ये करती हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को उन्होंने पैसा जो उधार में दिया हुआ था
उसको पहले मांगती हैं, दुत्कारती हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा उसको दे देती हैं कि ले जाओ अपने बेटे के लिए शिक्षा में या कहीं पर जो भी खर्च करना चाहती हो उसको पूरा खर्च करो। तो इन सब बिंदुओं पर ये केंद्रित कहानी है। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव क्या है? ये संस्मरण है और इसके लेखक कौन है ये बात पूछी जा रही है। तो अपूर्व अनुभव ये संस्मरण है और इस संस्मरण में के लेखक कौन है उसी बात को पूछी जा रही है। तो ऑप्शन पढ़ लो। तेतसुको कुरियानागी, कृष्णा सोबती, विनीता पांडे, जया जादवानी। तो ठीक, तो तेतसुको कुरियानागी ये इसके क्या हैं? लेखक हैं अपूर्व अनुभव के, और ये अपूर्व अनुभव क्या है? संस्मरण है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। नीलकंठ। नीलकंठ महादेवी की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? महादेवी कौन सी विधा है? संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, कविता संग्रह। तो नीलकंठ महादेवी की क्या है? संस्मरण है। संस्मरण इन्होंने एक जितने संस्मरण लिखे, जैसे पथ के साथी हुआ, मेरा परिवार हुआ, अतीत के चलचित्र हुआ, ये सब इनके क्या हैं? इनके संस्मरण है। और उस संस्मरण से ही एक संस्मरण लिया गया है नीलकंठ। तो नीलकंठ में क्या है? मोर और मोरनी है। ठीक, तो जो नीलकंठ नाम है, नीलकंठ नाम का पक्षी है और उस पक्षी का नाम क्या है? मोर है। मोर है, मोरनी है। तो इनके जिंदगी में किस तरीके से पक्षियाँ रच बस गई हैं, और वो जो मोर है और वो मोरनी है, उसके बाद में एक और मोरनी आती है कुबड़ी, उसका नाम रखती हैं कुब्जा। कुब्जा नाम रखती हैं, तो वो कुब्जा भी आती है। तो फिर किस तरीके से जो है मोर के ज़िंदगी में जो है एक तूफान की तरह खड़ी कर देती है, और उस संदेह से, उस चिंता से धीरे धीरे मोर क्या होता है? मर जाता है। और इसी सब के केंद्र में रखते हुए पशुओं पक्षियों को केंद्र में रखकर ये कहानी, ये संस्मरण लिखा गया है महादेवी वर्मा जी का। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये तो इन्हीं की एक रेखा चित्र भी लगी हुई है, भक्तिन। ये पीजीटी में लगी हुई है। ठीक, तो वो रेखा चित्र है, ये संस्मरण है। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया था धनराज नामक साक्षात्कार किसका है? मतलब जो शीर्षक है इनका धनराज हैं, धनराज जी हैं, एक ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। और संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज जी कर रहे हैं। इस नाम से शीर्षक जो साक्षात्कार लिया गया था उसका शीर्षक था मैं संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। तो इसका साक्षात्कार किसने किया था? वही पूछ रहे हैं, इस खिलाड़ी का साक्षात्कार किसने किया था? तो विनीता पांडे, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग और महादेवी। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विनीता पांडे। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। आइए अब हम अगले सवालों की ओर चलते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन का रहा है सुमित्रा नंदन पंत की कविता का शीर्षक है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत की कविता का शीर्षक पूछा जा रहा है। तो क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शाम एक किसान कठपुतली। तो ये चारों की चारों कविताएं ही हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता का शीर्षक क्या है। तो इनकी कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। और पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि। और दूसरा क्या कहा जाता है? प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी। इनको 3 बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। उन पुरस्कारों को जान लीजिए।
ये पुरस्कार आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है और महत्वपूर्ण भी है। तो पहली बात तो चिदम्बरा, इनका क्या है, कहानी संग्रह है और कविता संग्रह, कविता संग्रह। इसके लिए क्या मिला है, इसके लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था, तो 1968 में। इतनी बात। दूसरी बात, दूसरा पुरस्कार क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार। तीसरा क्या मिला है, सोवियत रूस नेहरू पुरस्कार। इनके बारे में इतनी बातें आप याद रखिए। यहाँ से सवाल अभी बना भी था, लास्ट जो पेपर हुआ है, और यहाँ से बन भी सकता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। सुमित्रा नंदन पंत की कविता का शीर्षक क्या है, मैं सबसे छोटी हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि असंगत चुने, असंगत चुने। तो क्या कह रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन। दूसरा कह रहा है शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा कह रहा है कठपुतली, भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा कह रहा है नौकर, अनुबंधोपाध्याय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये जो तीनों हैं, ये तीनों कविता हैं और इस कविताओं के ये कवि हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन की कविता का शीर्षक क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता का शीर्षक क्या है, शाम एक किसान। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता का शीर्षक क्या है, कठपुतली। और नौकर क्या है, नौकर अनुबंधोपाध्याय का क्या है, निबंध है, जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में, उनकी दिनचर्या से संबंधित वो कोई अगर काम करते हैं तो उसको जो है कि बड़ा और छोटा नहीं मानते हैं। जैसे एक नौकर करता है सारे काम, इधर से उधर, उधर से उधर, इस तरीके से महात्मा गांधी अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं दिखाते हैं, अपने को विशिष्ट नहीं बनाते हैं। एक सामान्य नागरिक मानते हुए, एक सामान्य जन मानते हुए सारे कामों में किस तरीके से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, किस एक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्योंकि अनुबंधोपाध्याय जो हैं ये लेखिका हैं और ये इनके साथ आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी रही हैं, तो गांधी जी के बारे में इनको पूरी जानकारी है। तो उसी का वर्णन ये कर रही हैं कि किस तरीके से सामान्य व्यक्ति को भी ये विशिष्ट बना देते थे, अपने साथ लेकर उसको हीन भावना और हीन नहीं महसूस होने देते थे कि नहीं हम छोटे हैं या हम छोटा काम कर रहे हैं। इस तरीके से सारा कुछ वर्णन इसमें किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथी हाथ बढ़ाना कविता के लेखक हैं, कवि हैं साहिर लुधियानवी, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, रहीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साहिर लुधियानवी होगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूजा हाथ बढ़ाना। ठीक, तो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं साहिर लुधियानवी जी। इस माध्यम से ये कहते हैं कि हम सबको एक साथ और समान भाव से चलना चाहिए। इसके माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि मान लीजिए कि विषम परिस्थितियों में या किसी कारण से कोई अगर पीछे रह जा रहा है, कोई अगर कमज़ोर है, तो उससे भी साथ लेकर चलने की कोशिश करना चाहिए। एकता की भाव होनी चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए। तो इस तरीके से बात हो रही है। आइए अगला देखते हैं। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही है। कोई बड़ी खराब बीमारी समझकर, बदहजमी के कारण, मोहन का कष्ट देखकर, सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये, अच्छा ये क्वेश्चन हम खास तौर से इसलिए लिए हैं क्योंकि हूबहू ये सवाल पुस्तक में ऐसे ऐसे जो एकांकी है आपके पुस्तक में दी हुई है, सिलेबस में मेंशन है, और
उस कहानी के बाद जो प्रश्नोत्तरी दी गई है, तो प्रश्न जो दिए गए हैं उन प्रश्नों में पहला प्रश्न यही सेम हूबहू लिखा था और यही उठा के KVS ने पूछ लिया विभागीय परीक्षा में। जब पूछ लिया तो वहीं से ऑप्शन दिया था, तो यही एक जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ रख दिए कि देखो हूबहू। तो वहाँ के सिर्फ बुक ही ना पढ़ो NCERT की, वहाँ के जो उसके पीछे प्रश्न बने हुए हैं वहाँ से प्रश्न देखो, तो वहाँ से आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, वहाँ आपको जो शीर्षक है उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे, मतलब पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखते चलो। ठीक, तो इस तरीके से कोई बड़ी ख़राब बीमारी समझकर कि वो समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसका कुछ सूत्रपात नहीं हो पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये समझ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि जो ये बता नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। जबकि नाटक क्या कर रहा था मोहन, नाटक स्कूल खुल गया था, काम पूरा नहीं किया था होमवर्क, और वो जाने का बहाना बना रहा था। जब मास्टर जी आए तो उसको 2 दिन की छुट्टी और बढ़ा दिए कि अपना तुम होमवर्क पूरा कर लो, उसके बाद फिर आना, तो वो ठीक हो गया। तो इन सभी इसका जो कहानी का विषय वस्तु थी यही। अब देखो आगे जो है कविता का जो है कुछ लाइनें दी गई है, उसके बाद पूछा है, छिनी राजधानी दिल्ली, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। नामक कविता की कवयित्री कौन है? कविता की कवयित्री कौन है? छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो ये इसकी कवयित्री कौन है? तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अनु बंदोपाध्याय और कृष्णा सोबती अन्य लेखिकाएं हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसका शीर्षक क्या था? झांसी वाली रानी, झांसी की रानी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार पुस्तक है, क्या है? जीवनी है, संस्मरण है, पत्र है, कहानी है। तो संसार पुस्तक है, क्या है? पत्र है। और ये पत्र कौन लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। किसे लिखे थे? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी कौन थी? इनकी बेटी थी, अर्थात पुत्री के नाम लिखे थे। कहाँ पर थी ये? तो ये मसूरी में थी। और ये पत्र कहाँ से लिखे थे? इलाहाबाद से। ठीक, तो ये सारा संस्मरण पत्र में इन सारा जिक्र है। ठीक, तो इस तरीके से आज की प्रश्नोत्तरी फिलहाल इतना ही। फिर हम आगे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।